राइट टू वोट, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 326 में है। पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि ये स्टेट्यूटरी है यानी कि बाय लॉ आपको मिला हुआ है, या फिर संवैधानिक है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको मिला है। कंक्लूजन तो लास्ट में बताऊंगी, पर उससे पहले क्यों ये इशू इतना इमर्ज हुआ उसको भी समझो, और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का क्या कॉन्सेप्ट है उसे भी समझो। तो देखो, सबसे पहले स्टोरी शुरू होती है बिहार के इलेक्टोरल रोल से। अब ये इलेक्टोरल रोल का क्या मतलब होता है? वोटर लिस्ट, कौन कौन लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल होंगे। तो सिटीजन जो है ये काफी वाइड वर्ड है, इसी वजह से एक और टर्म इसके कॉन्टेक्स्ट में लाई गई थी, विच इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का मेंशन आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में मिलेगा। जो सेक्शन नंबर 19 है इसके तहत, वहां पे बोला है कि जो भी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसने माइग्रेशन करी एक जगह से दूसरी जगह में विद इन अ कंट्री, या फिर कोई बाहर से आया है जिसका इंटेंशन पूरा है कि मुझे अब यहीं पे रहना है, तो उसको आप वोटर लिस्ट में एलिजिबल करोगे। कौन सी कैटेगरी के अंदर? तो आंसर इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, ये टर्म हुई ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो मतलब जो सेक्शन 19 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, उसमें बस इतना बताया गया है कि वोट डालने के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा। इसी के साथ अगर सेक्शन नंबर 20 आप देखोगे तो सेक्शन 20 में ये चीज एक्सप्लेन करी गई कि ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कौन होगा, जिसके इंटेंशन है कि यहीं पे रहना है, किस पर्पज से आए हैं, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से आए हैं। इंटेंशन वर्ड यूज कर दिया गया, बहुत सारी जजमेंट्स आती हैं जिसमें इंटेंशन वर्ड यूज करा गया है, तो सेक्शन 20 में इस चीज का मेंशन आया। फिर नॉन रेजिडेंट इंडियंस के ऊपर एक सेक्शन है विच इज 20A, कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, पासपोर्ट के ऊपर जो भी एड्रेस लिखा गया है वहां से अपना वोट डाल सकते हैं। पर अब बार बार वोट डालने के लिए तो नहीं आते लोग, तो प्रॉक्सी का भी कॉन्सेप्ट चलाया गया था, प्रॉक्सी वोटिंग जिसे कहते हैं। पर दिक्कत क्या रही, इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। सिंस 2018 से ये चीज स्टार्ट कर दी गई थी। अब ये तो हुआ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। अब इन्हीं को जानने के लिए बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया गया। नाउ नाम पे देखो, स्पेशल है, इंटेंसिव है, रिवीजन है। रिवीजन मतलब कोई सर्वे करा जा रहा है, इंटेंसिव इंटेंस तरीके से किस चीज को लेके? स्पेशल प्रोविजन पे। और वो स्पेशल प्रोविजन कौन है? कि वोटर लिस्ट के अंदर कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का भी मेंशन है, कौन वोट नहीं डाल सकता, राइट। तो ये सारी चीजें जो थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हियरिंग करी इसी पिटीशन की, कि जो लीगल स्टेटस है राइट टू वोट का, वो है क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टेट्यूटरी है। अभी के टाइम पे स्टेट्यूटरी बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, उसके आंसर आपको इस आर्टिकल में मिलेंगे। नंबर 1, कितने तरह के राइट्स इंडिया के अंदर हैं। अब देखो, जो सबसे बड़ी टर्म आएगी आपकी, दिस इज गोइंग टू बी नेचुरल राइट, जो आपको नेचर से मिल रखे हैं, जैसे लाइफ है, लिबर्टी है। फंडामेंटल राइट में तो ऐड करे, पर ये आपको नेचर ने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो मतलब जो नेचुरल राइट्स होते हैं उन्हीं की स्पेशल कैटेगरी जब आप बाहर निकालते हो, तो उसमें से इंडिया में निकल के आते हैं फंडामेंटल राइट। पर नेचुरल राइट के कॉन्टेक्स्ट में आप ये नहीं बोल सकते कि हम अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और वहां पे जाके पिटीशन डाल देंगे तो हमारी बात सबसे पहले सुनी जाएगी। नो। जैसे राइट टू लेजी की एक आपने सुनी होगी, बात चल रही है फ्रांस के अंदर कि लेजी होने का भी अधिकार होना चाहिए। अब इंडिया के अंदर तो ये प्रोविजन नहीं है, पर आपका ये नेचुरल अधिकार तो है ना कि आप लेजी हो सकते हो, तो वो नेचुरल राइट की कैटेगरी में आता है। तो ये एनफोर्सेबल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में जाके। आप वहां पे बोलोगे कि हमारा राइट टू लेजी हर्ट हुआ है, तो वो फंडामेंटल राइट में वैसे भी मेंशन नहीं है। तो नेचुरल राइट जो होता है एक काफी ब्रॉड कैटेगरी है, अपने में ही बहुत बड़ा वाइड वर्ड है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है राइट टू लाइफ, अब राइट टू लाइफ नेचर ने तो आपको दे ही रखा है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा मेंशन कर दिया, हमारे फंडामेंटल राइट्स में। तो मतलब नेचुरल राइट का जो दायरा होता है वो काफी बड़ा हो सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये भी वेरी करेगा। फिर इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट ये हमारे पार्ट नंबर 3 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 में आपको सारे फंडामेंटल राइट्स ही मिलते हैं। इक्वालिटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, एक्सप्रेशन से रिलेटेड, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी से रिलेटेड, वो सब कहाँ पे मेंशन है? आपके आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35 के अंदर। अब यहाँ पे बोला कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं देन यू कैन गो इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप कर दी आपके गाँव के साइड में, जहाँ पे आपको पता है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इमर्ज करने वाला है, एम्प्लॉयमेंट आपको जैसे आप पहले लाइफस्टाइल में रह रहे थे अब वैसी एम्प्लॉयमेंट भी आपको नहीं मिलेगी। तो उससे क्या हुआ, आपकी जो राइट टू लाइफ थी, क्योंकि आप पॉल्यूटेड एयर को अब इनहेल करने वाले हो, तो राइट टू लाइफ यहाँ पे हर्ट हुआ।
हर्ट हुआ तो आप जा सकते हो एज पर आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट के पास, वहां पे रिट्स होती हैं, फिर रिट्स पिटिशन करी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी कोई सरकार कोई रूल एंड रेगुलेशन कोई लॉ बनाएगी तो आपके फंडामेंटल राइट्स को मद्देनजर में रखेगी, वो वायलेट नहीं होने चाहिए। और अगर कोई वायलेशन होता है तो उस केस में आप जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हुए हैं। नेक्स्ट जो राइट्स आपको मिलेंगे दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पर इससे पहले एक कंफ्यूजन मत रखना, जैसे नेचुरल राइट है इसका दायरा काफी बड़ा है, उसी का एक सब पार्ट है विच इज फंडामेंटल राइट, जिसमें हमने स्पेसिफिक प्रोविजन बता दी कि आपके फंडामेंटल राइट है, आपको बाय बर्थ मिल चुकी हैं ये चीजें, अब आपके कभी भी वायलेशन होती है तो आप आर्टिकल 32 का यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मैंने यहाँ पे आर्टिकल 32 का मेंशन करा, ये होगा सिर्फ इन केस अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तभी आप आर्टिकल 32 का यूज करोगे। फिर यहाँ पे 5 तरह की रिट्स जारी करी जाती हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, क्यू वारंटो है, प्रोहिबिशन है, सर्शियोरारी है। तो ये 5 पिटिशंस होती हैं। सेम पिटिशंस आपको हाई कोर्ट के द्वारा भी मिल जाएंगी। और आर्टिकल कौन सा आएगा, तो आर्टिकल नंबर 226। अभी के लिए रिट्स हमारा टॉपिक नहीं है तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब फंडामेंटल राइट्स को साइडलाइन कर दो, बाकी के जो राइट्स बचे आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड, डीपीएसपी, ये सब क्या है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेती हूँ डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब जब डीपीएसपी के आर्टिकल्स की बात करेंगे फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 टू 51, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इनको स्टेट फुलफिल नहीं कर रहा है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि बोला गया है कि ये जस्ट डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, डायरेक्टिव्स हैं। डायरेक्टिव्स का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनको एक डायरेक्शन दी गई है कि आप सोसाइटी का वेलफेयर और कैसे कर सकते हो, तो वो स्टेट के पास चॉइस है। आप उस केस में वायलेशन नहीं बोल सकते कि हमारी वायलेशन हुई है डीपीएसपी की। तो सारे के सारे, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी में अगर बोल दूं तो वो भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर अगर और डेप्थ में जाए तो फिर वो स्टेट्यूटरी बन जाएगा, लीगल राइट बन जाएगा। राइट, तो चौथी जो कैटेगरी आती है दिस इज स्टेट्यूटरी या फिर लीगल राइट। अब जो स्टेट्यूटरी होंगे, जब भी आप स्टेट्यूटरी की बात करोगे आप वहां पे एक वर्ड देखते हो, एक्ट। मतलब पहले ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट को पास करवाया जाता है, उस पर डिबेट होती है, बिल बनता है, और बिल पे फाइनली जब प्रेसिडेंट की थप्पी लग जाती है, सिग्नेचर लग जाते हैं, स्टैंप लग जाती है, तो जाके वो एक्ट बनता है। तो जब तक वो बिल होता है अभी उसकी जो लॉ, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस वो इम्प्लीमेंट नहीं करे होते, पर एक बार एक्ट लग गया तो मतलब अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है ना। स्ट्रेटेजी के अंडर पढ़ते हैं क्या क्या फीचर्स आएंगे। जैसे राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, पर आपने उसके लिए एक एक्ट निकाल दिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये आपने स्पेशली निकाला ना राइट टू वर्क प्रोवाइड करने के लिए कि हाँ जी आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की गारंटी लें 100 दिन की और इतना पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो राइट टू वर्क तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, पर ये क्या किया, यहाँ पे आपने लॉ पास कर दिया। अब उस लॉ के ही अंदर सारे प्रोविजन दे रखे हैं कि कितने दिन की जॉब होगी, कितना पैसा दिया जाएगा, क्या इसमें रिपीट होगी जॉब्स या नहीं होंगी, आपके ही एरिया में दी जाएंगी, किसी और एरिया में भी दी जाएंगी, तो वो सब कहाँ पे मेंशन कर दिया, इस एक्ट के अंदर। सेम फॉरेस्ट राइट है तो इसके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट बना दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी तो आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हो जहाँ पे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सब की बातें करी जाती हैं, पर यहाँ पे क्या किया आपने, लॉ को पास कर दिया। तो जब लॉ पास कर दिया तो आप एक दायरे में आ चुके हो। फिर राइट टू फूड है तो उसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट निकाल दिया। तो आप सब जगह पे क्या देख रहे हो, एक लॉ पास करा जा रहा है, यहीं पे क्वेश्चन मार्क है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब राइट टू वोट के ऊपर आते हैं। अगर आर्टिकल नंबर 326 देखोगे तो वो कहाँ पे लिखा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि एक बार आप 18 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो। ये नहीं देखा जाएगा आपकी कास्ट क्या है, रेस क्या है, रिलीजन क्या है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होंगे, मतलब आपसे पैसा भी नहीं लिया जाएगा कि आके वोट करिए। पर हाँ, सोच के करना होता है वोट, क्योंकि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने जा रहे होते हैं। फिर वो आगे जाके इनडायरेक्ट इलेक्शन से आपको सारा प्रोसीजर पता है कि फर्दर जो इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उनको जाके इलेक्ट करेंगे। तो आपने जब भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है तो किसके आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मेंशन भी यहीं पे आपको मिलेगा। राइट टू वोट स्पेसिफिक लिखा हुआ है आर्टिकल 326 में। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ,
विच इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मैंने आपको सारी चीजें बता दी। यहाँ पे ये चीज भी मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कौन डिस्क्वालिफाइड होगा, कौन वोट नहीं डाल सकता, वो चीजें भी आपको लॉ के अंदर मिलेंगी। और वो लॉ कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और एक्ट लग गया तो वो क्या हाईलाइट कर रहा है? स्टैट्यूटरी नेचर। लास्ट में मैं आपको एक कंपैरिजन टेबल दिखा दूंगी, उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, जो एज का क्राइटेरिया था ना, जब साइमन कमीशन था, तो याद करना वोटिंग का क्या एज ग्रुप रखते थे ये लोग? 35 ईयर्स। फिर उसके बाद टाइम बीतता गया, 1947 के बाद हमने कितनी रखी थी? 21 ईयर्स। फिर इसको रिड्यूस करा गया, अब रखी गई है 18 ईयर्स। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। ठीक है, अब इसके बाद से 18 साल ही है। अभी एक क्वेश्चन मार्क उठाया गया जब एक छोटी सी लड़की 11 साल की क्वेश्चन रेज करती है अपनी सरकारों से कि आप उत्तराखंड वाले एरिया में जितने भी हिमालयन जोन्स हैं वहां पे इतनी सारी माइनिंग करवा रहे हो, टनल्स बनाने के लिए ब्लास्टिंग करवा रहे हो, तो हमारा फ्यूचर क्या है? क्योंकि हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, हमारी भी तो आगे लाइफ पड़ी हुई है। तो राइट टू लाइफ तो यहाँ पे हर्ट हो रहा है, विच इज अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे एक एडिटोरियल आ रखा था कि क्या ये जो उम्र है 18 से 16 साल कर देनी चाहिए वोट डालने के लिए। उसके ऊपर आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। खैर, मैंने ये आपको पहले भी बता दिया हुआ है, तो अभी मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, क्या क्या रेलिवेंट लॉज हैं। अब ये लॉज जो होंगे, स्टैट्यूटरी नेचर आ गया, तो किससे रिलेटेड है? राइट टू वोट से है। पहला आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सेक्शन 16 में क्या बताया गया है कि जो नॉन सिटीजन्स होंगे वो एनरोल नहीं कर सकते खुद को इलेक्टोरल रोल में। बेशक माइग्रेशन करी है, पर उनका कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे रहने का, और एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट करते रहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या हो? एलिजिबल नहीं हो उस वोटिंग लिस्ट के अंदर। देन आता है सेक्शन 19, एटलीस्ट 18 ईयर्स की आपकी उम्र होनी चाहिए एज पर द डेटा, और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होने चाहिए आप। ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो मैंने आपको पीछे बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन नंबर 19 में मेंशन करा गया है। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहना है, और उसको प्रूव करने के लिए आपने वहां पे घर भी बनवा लिया, तो आप ओआर की कैटेगरी में आ जाते हो। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसका सेक्शन नंबर 62 बोलता है कि जो लोग इलेक्टोरल रोल के अंदर एलिजिबल होंगे, यानी कि ओआर की बात करी गई है, उन्हीं को आर्टिकल नंबर 326 दिया जाएगा, विच इज राइट टू वोट। डिस्क्वालिफिकेशन किस किस के अंडर होगी? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, और इन केस कोई धांधलेबाजी करता है वोट डालते टाइम, जैसे कोई फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज कर लिया, फेक आईडी कार्ड्स का यूज कर लिया, तो उस केस में जेल भी हो सकती है। अब आती है रूलिंग्स। जब भी कोई पिटीशन डलती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स भी आती हैं। तो उसी के बेसिस पे एक आती है नंबर 1 एनपी पुन्नुस्वामी केस, 1952 में ये आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड करा कि जो राइट टू वोट है ये हमारा स्टेट्यूटरी राइट है। ठीक है, फर्स्ट थिंग याद रखना कि ये हमें बाय लॉ मिला है, नॉट फंडामेंटल, नेसेसरी नहीं है। ओके, हम वैसे भी फंडामेंटल राइट तो नहीं बोल सकते ना अपने राइट टू वोट को। क्या रीजन है उसके पीछे का? कि वो तो हमें बाय बर्थ मिले हैं, और वोट तो आप 18 साल की उम्र की बात कर रहे हो। उसके अलावा एक्सप्रेशन के साथ इसको कई बार कनेक्ट करा जाता है कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, जो कि हमें एक्सप्रेस करने का अधिकार देते हैं। तो जब हम वोट डालते हैं तो हम खुद को एक्सप्रेस ही तो करते हैं कि किस टाइप का लीडर हमें चाहिए। पर खैर, यहाँ पे फंडामेंटल नेचर नहीं है, ये एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, इस आर्टिकल को ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो केस आया था दैट वाज ज्योति बासु केस। यहाँ पे भी दोबारा से क्या रिफॉर्म करा गया कि जो राइट टू वोट है वो प्योरली स्टैट्यूटरी नेचर का है। एक और केस आता है पीयूसीएल, यानी कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये 2003 में आया था। यहाँ पे बोला कि जो राइट टू वोट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि आर्टिकल नंबर 326 की बात करी है। पीछे किन चीजों की बात करी गई? याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। एक्ट लग गया ना, तो एक्ट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टैट्यूटरी नेचर ऑफ राइट टू वोट। नेक्स्ट आता है कुलदीप नायर केस 2006। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूल करती है कि जो राइट टू वोट है ये ओनली स्टैट्यूटरी राइट है। ओनली वर्ड अटैच कर दिया, मतलब आप बाकी कुछ नहीं बोल सकते। फिर आर्टिकल 326। देन आता है राजबाला केस 2015। यहाँ पे बोला कि जो राइट टू वोट है दैट इज अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और रिकमेंडेशन किसकी दी? रेफरेंस दी पीयूसीएल केस की, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, जहां पे बोला था कि जो राइट टू वोट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब सुनो,
जितनी भी एक कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, स्पेशली इन द मेंस पेपर। प्री में तो डायरेक्टली लिखा होगा ना, अगर केस याद होगा किस चीज से रिलेटेड था तब आप अटेम्प्ट कर पाओगे। पर अगर मेंस के केस में देखोगे आपको लिखने पड़ेंगे केसेस के नाम, तो याद रखना इसको। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर आ गया था कि जितने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनके साथ एक्सप्लेन करो वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या क्या सजेशन दिए गए थे, तो वहां पे आपको पता होनी चाहिए रूलिंग। तो इनको अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लो। ऐसे नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा याद करने का है, वैसा नहीं सोचना है, पेपर से पहले जरूर देख के जाना है। देन आते हैं अनूप बारनवाल केस। इसमें बोला कि जो मेजोरिटी ओपिनियन था कि राइट टू वोट इज अगेन स्टैट्यूटरी इन नेचर, मेजोरिटी ओपिनियन मतलब कुछ ये भी बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का है। फिर आते हैं जस्टिस अजय रस्तोगी। अब ये वाला जो केस आया ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से रिलेटेड, जो मैंने आपको पीछे बताया कि ये एक्सप्रेशन का होता है। तो जब हम वोट डालते हैं तो वो भी तो एक्सप्रेशन एक तरह का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि इलेक्शन हमेशा फ्री एंड फेयर हो, तो वो तो अभी भी इंश्योर करा जाता है। एंड आर्टिकल नंबर 326 के अंदर इसका हमें प्रोविजन मिल जाता है जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वर्ड मेंशन करा गया है। करंट लीगल स्टेटस अगर देखोगे तो स्टैट्यूटरी है नेचर में, ठीक है, अभी के हिसाब से स्टैट्यूटरी नेचर आपको मिलेगा जितनी भी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रखी हैं। इसके अलावा जो जस्टिस जोसेफ हैं उन्होंने ओपिनियन दिया था कि हम ये भी नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है या पूरी तरह से स्टैट्यूटरी है। तो पहली चीज जो इन्होंने बोली कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नॉट जस्ट अ स्टैट्यूटरी राइट। क्योंकि जितनी भी आपने पीछे रूलिंग्स देखी, मेनली पीयूसीएल केस को छोड़ दो, जो बर्नवाल केस था उनको छोड़ दो, तो उसमें हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर को बोल रहे थे। पर अभी आप क्या देख रहे हो सब जगह पे कि स्टैट्यूटरी नेचर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो वोटिंग एज है दैट हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, ये मैंने आपको बता दिया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और अभी के हिसाब से क्या है तो स्टैट्यूटरी नेचर है। अब एक छोटा सा माइंड मैप बना लो ताकि आपको ईजी रहे इन चीजों को मेमोराइज करना, सिंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है ये बच्चों को जब भी ऐसी रूलिंग्स वगैरह पढ़ी जाती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूलिंग्स निकल के आई वहां पे या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा था या तो फिर स्टैट्यूटरी राइट लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का जब भी मेंशन होगा तो कोई ना कोई आर्टिकल आएगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे यहाँ पे आर्टिकल नंबर 326 था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मेंशन था, यानी कि एक बार आप 18 साल के हो चुके हो उसके बाद आप एलिजिबल हो वोट डालने के लिए, ठीक है। ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। पर आज के टाइम पे जो लीगल स्टेटस दिया जाता है राइट टू वोट को, वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कहाँ पे मिली? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। सबसे पहले 1950 का देख लो, वहां पे आपने सेक्शन नंबर 16 देखा कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है वोट डालने के लिए। जो इलेक्टोरल रोल बनेगा, हमारी वोटर लिस्ट बनेगी, उसमें कौन वोट नहीं डालेगा, दैट वाज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 16। तो यहाँ पे नॉन सिटीजन का मेंशन करा हुआ था। देन आगे आपका सेक्शन नंबर 19, सेक्शन 19 ने बोला कि जो OR होंगे, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट्स होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत वही वोट डालने के लिए एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ OR। पर जो एलिजिबिलिटी OR के बेसिस पे थी उसको डिफाइन कहाँ पे करा है? तो इट इज अंडर सेक्शन नंबर 20। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कौन होगा, जो मैंने बताया किसी और एरिया से माइग्रेट किया है, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, पर्पस कुछ भी हो सकता है, शादी करके आए हैं, एम्प्लॉयमेंट का पर्पस है, अपना घर बना लिया है उस जगह पे, और इंटेंशन इज वेरी वाइड वर्ड। अब इंटेंशन यही है कि मुझे इसी एरिया में रहना है, तो उनको एलिजिबल मान लिया जाता है। बाकी 182 डेज वाला क्राइटेरिया तो रहते रहता है। इसके बाद आपने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें भी आपने मल्टीपल सेक्शन देखे जैसे सेक्शन 62। पर यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके आपने नोटिस क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ राइट टू वोट का प्रोविजन है, पर जो सारी गाइडलाइंस है वो आपको कहाँ पे मिल रही है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51। इसके अलावा इलेक्शंस को कंडक्ट कौन करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर मैं लोकल बॉडीज को छोड़ दूं यहाँ पे तो ECI का इंपॉर्टेंट रोल आएगा, जो कि इंश्योर करेंगे आर्टिकल नंबर 326 को, जिसमें लिखा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो आपका जो एक्सप्रेशन था वो भी तो रिप्रेजेंट हुआ, और अगर एक्सप्रेशन आपका रिप्रेजेंट हुआ तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो यहाँ पे आपने क्या किया? डिफरेंशिएट कर लिया कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन से आपके स्टैट्यूटरी हैं। इसी वजह से फॉर नाउ जो रूलिंग्स के हिसाब से है वो स्टैट्यूटरी नेचर मिलेगा आपको राइट टू वोट का।